वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री पर बवाल। यूपी के मौलानाओं में भयंकर मारधाड़, कट्टरपंथी मौलानाओं की खुली धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। यूपी वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति ने सियासी और मजहबी बहस को तेज कर दिया है। योगी सरकार इसे मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई कट्टरपंथी जिहादी मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले पर बवाल काट रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वक्फ से जुड़े मामलों को चलाने के लिए शरीयत और पारंपरिक इस्लामी व्यवस्था होनी चाहिए और इस तरह के फैसलों पर धार्मिक संस्थाओं से सलाह ली जानी चाहिए थी। वहीं समर्थकों का तर्क है कि महिलाओं की भागीदारी से वक्फ मैनेजमेंट और जवाबदेही को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आखिर वक्फ बोर्ड में महिलाओं की नियुक्ति पर इतना विवाद क्यों है? धार्मिक संगठनों ने क्यों बवाल मचा रखा है? आज के इस शो में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले योगी के मंत्री का यह बयान देखते हैं जिसमें वो साफ कर चुके हैं कि यूपी वक्फ बोर्ड में बदलाव होकर रहेगा और 2 महिलाओं को वक्फ में हिस्सेदारी मिलकर रहेगी। वो तो केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उससे पूरा देश उसको लागू करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलॉज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाए। वक्फ में औरतों की एंट्री पर कट्टरपंथी मौलाना अपनी छाती पीट रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिन्हें वो हराम कहते आए हैं वो औरतें अब मुसलमानों के बुनियादी हकों पर फैसला कैसे देंगे। वैसे इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जहां कई मामलों में औरतों को हराम तक करार दे दिया गया। जितनी ज्यादती मुस्लिम महिलाओं के साथ होती है शायद ही किसी और मजहब में इतनी ज्यादा होती होगी। शो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वो वजह जिनसे औरतों को मौलाना हराम तक कहते हैं। अलग अलग देशों इस्लामी विचारधाराओं जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया वगैरह और व्यक्तिगत विद्वानों की राय अलग हो सकती है। हालांकि कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता वाले मुस्लिम उलेमा आज भी सिर्फ औरतों को एक उपभोग की वस्तु मानते हैं। रूढ़िवादी इस्लामी विद्वान महिलाओं के लिए हराम, नाजायज या अनुचित जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई मौलाना उनसे सहमत भी नहीं होते। उदाहरण के तौर पर कुछ मुद्दों पर मतभेद देखने को मिलते हैं। चलिए वो आपको कुछ ऐसे मामले बताते हैं जहां पर मुस्लिम औरतों को हराम करार दिया गया है। गैर महरम पुरुषों के साथ ज्यादा मेलजोल, हिजाब या पर्दे में ना रहने पर औरत हराम, महरम के बिना यात्रा करने पर औरत हराम, महिलाओं की जमात की अगुवाई का विरोध, धार्मिक पदों पर महिलाओं की भूमिका पर ऐतराज। अब आपको सबसे पहले जो अभी आपने बताया ये वो 3-4 पॉइंट्स हैं, वो ऐसे इश्यू हैं जो अब तक मुस्लिम समाज में अक्सर देखने को मिलते हैं। यानी औरत को हराम कहना, कई मामलों में उन्हें गैर वाजिब और नाजायज तक करार देना कहाँ तर्क संगत है? क्या एक औरत कैसे हराम हो सकती है जो एक जननी है, जो इस पूरी सृष्टि में, पूरी हिस्सेदारी में, पूरी दुनिया को बनाने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन इस्लाम में ऐसे कैसे किसी औरत को नाजायज और हराम करार दे दिया जाता है? तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि वक्फ बोर्ड में अगर मुसलमान महिलाओं की एंट्री होती है तो मौलाना क्यों ना अपनी छाती पीटे। वैसे इस्लाम में तो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना इस्लाम में अब तक हराम ही बताया जाता था, लेकिन जब कुछ प्रोग्रेसिव सोच के लोग सामने आए तो उन्हें प्रोत्साहित किया गया। बिजनेस, नौकरी, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ ही रही है। राजनीति, वक्फ बोर्ड, मस्जिद, नौकरी, खेल या पर्सनल लॉ बोर्ड में महिलाओं की भूमिका में भी उनकी आजादी पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। अब जब औरतों को घर में कैद रखने में ही कट्टरपंथी औरतों की भलाई मानते हों तो वो कैसे वक्फ बोर्ड में औरतों की नियुक्ति को सहन कर पाएंगे? वैसे एमपी वक्फ बोर्ड में हुए बदलाव से इस वक्त कट्टरपंथी मौलाना चीख चिल्ला रहे हैं। अब यूपी की योगी सरकार तो एमपी से 2 कदम आगे निकल चुकी है, जिसने महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर काजी माज खान नोमानी जैसे मौलाना बौखला गए हैं।
उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का ताल्लुक सीधे मुसलमानों के मजहबी और दीनी मामलों से है, इसलिए इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना या औरतों को शामिल करना जायज नहीं माना जा सकता। इसी ऐतराज के चलते मास खान नोमानी नदवी ने अपने ओहदों से इस्तीफा तक दे दिया। उन्होंने निकाह काजी के तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने के साथ साथ दीनी तालीम बोर्ड से भी इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा उन्होंने जमीयत उलेमा के मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया। विरोध का ये दायरा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के उलेमा और दानिश्वरों ने विरोध जताया है। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, नए वक्फ कानून में गैर मुस्लिमों को भी मेंबर के तौर पर शामिल करने का प्रोविजन किया गया है, लेकिन उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया था। वैसे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी का अख्तियार सिर्फ मुसलमानों का है और इसकी वजह यह है कि वक्फ वो प्रॉपर्टी है जिसे मुसलमान सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में वक्फ करता है। सवाब यानी पुण्य। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मजार और करबला की शक्ल में है। ये सभी इबादतगाह हैं और इन जगहों पर मुसलमान ही इबादत करते हैं और एक रूल और रेगुलेशन के तहत। खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह भी कहा कि मुसलमान को बेहतर पता है कि अपने मजहबी अकीदे और रीति रिवाज को कैसे अदा करें, साथ ही अपने मजहबी इबादतगाह को कैसे मैनेज करें। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि इस राय को हुकूमत ने नहीं माना और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने वाले एक्ट को इसमें शामिल कर दिया गया। इसी तरह अब एमपी में भी इसी एक्ट की आड़ में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को शामिल किया गया। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर ऐतराज जताया। उन्हें औरतों की नियुक्ति पर ऐतराज नहीं है, लेकिन गैर यानी कि हिंदुओं की नियुक्ति पर उन्होंने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य बनाया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की हुकूमत ने ये करके दिखा दिया है और एक नज़ीर कायम कर दी है। मध्य प्रदेश को देखकर अब शायद पूरे भारत में यही सिस्टम लागू होगा। वैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह भी कहा कि ये संस्था खालिस मुसलमानों के औकाफ के रखरखाव के लिए है। उन्होंने ये दावा किया कि वक्फ में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मुसलमानों के जरिए ही दी गई है या फिर उन्हीं के जरिए जमा की गई है। बरेलवी साहब ये भी कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का किस तरह से रखरखाव होगा, काम कैसे करेगा और इसके मेंबर कौन कौन लोग होंगे, वो सब मुसलमान ही होने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से 2 मुस्लिम महिलाओं की वक्फ बोर्ड में एंट्री होने जा रही है उसको लेकर भी ऐतराज जताया, यानी इन्हें भी औरतों की वक्फ बोर्ड में एंट्री पर खासा ऐतराज है, ये इसे जायज नहीं मानते। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने को लेकर विवाद का जो दायरा है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। भोपाल से शुरू हुई ये बहस अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि नए सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के साथ 2 मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों को जगह दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से वक्फ बोर्ड के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष और कई मुस्लिम रहनुमा इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी वक्फ बोर्ड में कौन कौन होगा सदस्य? उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की मियाद मार्च महीने में पूरी हो चुकी है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की मियाद अक्टूबर में खत्म होने वाली है। ऐसे में दोनों बोर्डों के नए गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार की योजना के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे। इनमें से 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल रहेंगे। इन्हीं 11 सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम सदस्य, 2 मुस्लिम महिलाएं और पसमानदा मुसलमानों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि नए बोर्ड के गठन के बाद वक्फ बोर्ड के इंतजाम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और कामकाज पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की तादाद भी काफी बड़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में कुल 2,32,547 वक्फ संपत्तियां, इनमें से 2,17,161 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं, जबकि 15,386 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड के दायरे में हैं। वहीं उम्मीद पोर्टल पर अब तक 92,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। एमपी वक्फ बोर्ड के गठन के बाद विवाद।
बीते दिनों देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को जगह दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2025-26 के लिए वक्फ बोर्ड का नया गठन किया और इस नए बोर्ड में कुल 10 सदस्यों को शामिल किया गया। खास बात यह है कि इनमें 2 सदस्य हिंदू समुदाय से और ये बदलाव वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। नए गठित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कमान एक बार फिर सनवर पटेल को ही सौंपी गई। उन्हें दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पहली बार हिंदू समुदाय से इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघोगढ़ के रहने वाले अनिमेश भार्गव को बोर्ड का सदस्य बनाया है। बोर्ड में इन दोनों सदस्यों के अलावा कई मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है, जिनमें नजमा हेबतुल्ला, आतिफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान और शबाना खान समेत जो सदस्य हैं वो शामिल हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का ये नया गठन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के प्रावधानों के मुताबिक है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना जरूरी है। इसी प्रावधान की बुनियाद पर पहली बार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को जगह दी गई है, जिसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल से निकलकर ये मामला यूपी तक पहुंच गया। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर तो 2 महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में जगह दी जाएगी। बस इसी को लेकर अब ये मौलाना अपनी छाती पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उन औरतों की नुमाइंदगी पर सवाल उठा रहे हैं जिन्हें ये घर तक सीमित रखना चाहते हैं। यानी औरतें घर में रहें तो बेहतर है, लेकिन घर के बाहर जाती हैं तो वो नाजायज हो जाती हैं, हराम हो जाती हैं, पर्दा ना करें तो वो हराम हो जाती हैं। कई ऐसी वजहें जिसको लेकर फिर से ये मौलाना अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं, जिस पर फिर से बहस छिड़ गई है। इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।